ये कहानी है 38 साल के केनिची हमाडा की, जो लगातार 7 दिनों तक अपने ऑफिस में दिन और रात काम करता रहा, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर वो काम छोड़कर एक गांव में रहने आ गया और यहाँ आकर वो खेती बाड़ी करने लगा। उसकी जिंदगी ऐसे ही अच्छी चल रही थी। एक दिन वो एक टीवी शो देखता है जिसमें एक लड़के को एक गॉडेस दूसरी दुनिया में भेज देती है। उस लड़के के पास उसकी स्टेटस विंडो होती है, जिसके बाद एक दिन खाना बनाते हुए वो अचानक ही गायब हो जाता है और फिर वो खुद को पाता है एक अलग ही दुनिया में। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये दुनिया बहुत खतरनाक होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो यहाँ अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करता है, जो ओपन हो भी जाता है और अब वो समझ चुका है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। जिसके बाद केनिची देखने लगता है क्या उसके पास कोई मैजिक और स्किल है, लेकिन ऐसा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो एक ऑप्शन पर क्लिक करता है और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग थी। साथ ही उसके पास एक आइटम बॉक्स भी होता है जिसमें वो चीजें रख सकता है और ये ट्राई करने के लिए वो कुछ घास लेकर उस आइटम बॉक्स में डालता है जो उसमें स्टोर हो जाती है और इसके बाद वो उस घास को बाहर भी निकाल देता है और कहता है वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन तभी उसे भूख लगाती है, इसीलिए वो कुछ ऑर्डर करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग में चीजों को बेच भी सकता है और चीजें बेचकर उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके पास तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं होता। लेकिन तभी उसकी नजर स्केलेटन के अंदर धसी तलवार पर जाती है, जिसके बाद वो उस तलवार को बेचकर काफी सारे पैसे कमाता है और फिर थोड़ा दूध और ब्रेड खरीदता है। जिसके बाद वो एक शॉवल खरीदकर उस स्केलेटन को जमीन में दफना देता है और उससे कहता है तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच पाई है, शुक्रिया। जिसके बाद केनिची एक साइकिल खरीदकर जंगल से बाहर निकलने लगता है और इसके कुछ देर बाद वो दूध पीता है और फिर आसपास के इलाके का मुआयना करता है और इसके बाद फिर से आगे बढ़ने लगता है और फिर शाम के वक्त एक जगह रुककर अपना छोटा सा कैंप लगाता है। जिसके बाद अपने लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता है और जब वो ये खाना खाता है उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जैसे ही केनिची उन्हें देखता है वो घबरा जाता है और इसके बाद वो अपने ऑनलाइन स्टोर में कोई हथियार ढूंढने लगता है। वो मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। जिसके बाद वो कुछ पटाखे और एक गैस टॉर्च खरीद लेता है और इन्हें जलाकर उन भेड़ियों की ओर फेंक देता है। धुएं की वजह से वो भेड़िए केनिची से दूर तो होते हैं लेकिन भागते नहीं। जिसके बाद केनिची किसी और चीज को ढूंढने लगता है और इसके बाद वो एक गुलेल खरीद लेता है और इसके बाद वो उस गुलेल से इन भेड़ियों पर पत्थर मारने लगता है और पत्थर लगने की वजह से वो भेड़िए बेहोश हो रहे थे। ऐसे ही लगातार केनिची गुलेल चलाता रहता है। वो भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद केनिची तुरंत अपनी बाइसिकल से यहाँ से भागना शुरू करता है। वो रात के वक्त ही एक टॉर्च की मदद से आगे बढ़ रहा था और ऐसे ही वो रात भर बस आगे बढ़ता रहता है। जिसके बाद सुबह होती है और हम केनिची को एक जगह पड़े हुए देखते हैं। जिसके बाद वो होश में आता है। अब जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये जंगल बहुत घना होता है, इसीलिए वो एक पेड़ पर एक सीढ़ी लगाकर एक दूरबीन से दूर देखने की कोशिश करता है। और हाँ, ये सारा सामान वो ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद रहा है। सामने उसे काफी बड़ी दीवार नजर आती है। केनिची सोचता है कि अब वो इस शहर में जाकर और पैसे कमा पाएगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। साथ ही अब बारिश भी होने लगी है। जिसके बाद केनिची इसी बड़ी घास के बीच में से जैसे ही जंगल से बाहर निकलता है, उसके सामने अचानक ही एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है। वो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है तुम ठीक तो हो ना? और यहाँ पर केनिची उस आदमी की बातें समझ पा रहा था। जिसके बाद वो घुड़सवार कहता है मेरा नाम फुओ है और मैं एक मर्चेंट हूँ। अगर तुम राज्य की ओर जा रहे हो तब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। केनिची कहता है मदद के लिए शुक्रिया, वैसे मेरा नाम केनिची है। यहाँ एक लड़की भी बैठी हुई है, ये भी शहर जा रही है। जिसके बाद फुयो पूछता है कि तुम दहलिया राज्य की ओर क्यों जा रहे हो? केनिची कहता है मैं वहाँ कोई बिजनेस करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने बैठी हुई लड़की हाथों से कुछ इशारे करती है और अचानक ही उसके हाथों में एक गिटार आ जाता है, जो देख केनिची हैरान हो जाता है। फुयो बताता है कि इस लड़की के पास एक आइटम बॉक्स है और आइटम बॉक्स काफी रेयर होता है। जिसके बाद ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। ये एक नदी को पार करते हैं और इस वक्त ये लड़की एक गाना गा रही थी और धीरे धीरे ये लोग शहर के करीब पहुंच जाते हैं और फिर इस बड़े से दरवाजे से गुजरकर ये लोग आते हैं टाउन के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी मंजिल पर पहुंचकर
इनसे अलविदा कहकर चली जाती है। वहीं केनिची फूयो की मदद करता है उसका सामान रखवाने में, और क्योंकि फूयो उसे यहाँ तक लेकर आया है इसीलिए केनिची उसे एज अ थैंक्स एक पोटली देता है। इस पोटली में काली मिर्च होती है। फूयो कहता है, हे तुम इतनी खतरनाक चीज बेचने वाले हो, मेरी बात सुनो, बाकोपा द स्पाइस सिंडिकेट को मसालों का पूरा अधिकार है। अगर तुम पर उनकी नजरें आ गईं, तब तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद फूयो इस काली मिर्च के बदले में केनिची को पैसे देने वाला था, लेकिन केनिची पैसे लेने से मना कर देता है। लेकिन फूयो कहता है, हम मर्चेंट चीजों को कम दाम पर जरूर खरीदते हैं, लेकिन फ्री में नहीं, क्योंकि फ्री से ज्यादा महंगा कुछ नहीं होता। जिसके बाद केनिची उससे पैसे ले लेता है और फिर फूयो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद केनिची इन पैसों को अपने एन में कन्वर्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसके बाद शाम हो जाती है और केनिची एक रेस्टोरेंट में आता है। एक मेड उससे कहती है, डालिया के बेस्ट रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। केनिची कहता है उसे यहाँ एक कमरा चाहिए। वो मेड बताती है, खाने पीने के बिना एक कमरा आपको 1 कॉपर कॉइन में पड़ेगा। केनिची इसके लिए ही राजी हो जाता है और वो 1 कॉपर कॉइन जमा कर देता है। वो लड़की कहती है, आपने काफी अलग प्रकार के कपड़े पहने हैं, क्या आप कोई राहगीर हो? वो कहता है, नहीं, मैं यहाँ एक बिजनेस ओपन करने आया हूँ। लेकिन उसे पता चलता है कि अगर उसे पढ़ना लिखना और कैलकुलेट करना नहीं आता है तब वो मर्चेंट्स गिल्ड में रजिस्टर नहीं कर पाएगा। केनिची कहता है, मुझे पढ़ने और लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो मेड केनिची से एक छोटा सा सवाल पूछती है और फिर इस बात से हैरान हो जाती है कि केनिची ने उसे बिल्कुल सही जवाब दिया। जिसके बाद केनिची उसे अपना नाम बताता है ताकि वो उसके नाम को रजिस्टर कर दे। वो केनिची को अपना नाम भी बताती है, अज़ेलिया। तभी केनिची कहता है, हे अज़ेलिया, क्या तुम मुझे इस देश की भाषा पढ़ना और लिखना सिखा सकती हो? बदले में मैं तुम्हें एक दूसरे देश की बहुत ही अच्छी कैंडी दूंगा। और इसके बाद जब अज़ेलिया उन कैंडीज को टेस्ट करती है तब भैया उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। इन कैंडीज को खाकर अज़ेलिया को बिल्कुल किसी नोबल की तरह फील हो रहा था। तभी अज़ेलिया कहती है, अगर उन लोगों को पता चल गया कि मेरे पास ये है तब वो इसे मुझसे छीन लेंगे। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? अगले सीन में हम देखते हैं कि अज़ेलिया केनिची को लिखना और पढ़ना सिखाने लगती है और केनिची थोड़ी ही देर में लिखना और पढ़ना सीख जाता है। जो देख अज़ेलिया कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, तुम जरूर एक बहुत बड़े मर्चेंट बनोगे। मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारी प्रेमिका बन जाना चाहिए। केनिची कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि अज़ेलिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि केनिची ने उसकी कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है और इसी वजह से वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि केनिची से चिपक ही जाती है और कहती है, तुमने मुझे इतनी अच्छी कैंडीज दी, मेरी ड्राइंग बनाई, आखिर मैं तुम्हें इन सब के लिए शुक्रिया कैसे कहूँ? जिसके बाद वो केनिची को बिस्तर पर पटक देती है। फिर केनिची के कमरे की बत्ती गुल हो जाती है। फिर क्या हुआ मैं बताने नहीं वाला। अब अगले दिन केनिची गिल्ड में आता है। यहाँ उसे फिल करने के लिए एक फॉर्म मिलता है। केनिची देखता है कि इन सभी कागजों को हाथों से लिखा गया है, शायद से अभी इस दुनिया में प्रिंटिंग नहीं है। जिसके बाद केनिची सभी चीजें लिखकर उस फॉर्म को एक रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1 सिल्वर कॉइन होती है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए केनिची कहता है, मैं आपको ये पैसे इंस्टॉलमेंट में दूं तो चलेगा? वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वो केनिची को उसकी गिल्ड आईडी देती है। हाँ, ये छड़ी उसकी गिल्ड आईडी है। जिसके बाद केनिची एक फाउंटेन के पास आता है और फिर वो इस शहर के बाजार को घूमने लगता है और यहाँ पर अलग अलग चीजों की कीमतें देखने लगता है कि यहाँ कौन सी चीज कितनी कीमत की है। तभी एक लड़की उससे कहती है, अंकल क्या आप ये ट्री कलर फ्रूट खाना चाहेंगे? ये बहुत टेस्टी होते हैं। इनके अलग अलग रंगों को देखकर केनिची कहता है, वाह ये तो काफी अलग हैं। ठीक है, मुझे 1 डजन दे दीजिए। केनिची को वो फल एक थैली में मिलते हैं। उन्हें देख केनिची सोच रहा था, आखिर ये किस तरह के फल हैं। वो उन्हें अपने आइटम बॉक्स में रखकर उनके नाम देखने लगता है। जिसके बाद वो एक फल अज़ेलिया को देता है और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। इस फल के लिए अज़ेलिया उसे शुक्रिया कहती है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि केनिची ने गिल्ड में रजिस्टर कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी गिल्ड आईडी को देख रहा था और ऐसे ही देखते देखते वो वहाँ सो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अज़ेलिया केनिची को कुछ बनाते हुए देख रही है और थोड़ी ही देर में केनिची अपना काम कर लेता है। उसने थोड़ी कारपेंट्री करके एक बहुत ही अच्छा बिस्तर तैयार कर लिया है। जिसके बाद केनिची इसी तरह लकड़ी से
कपड़े टांगने की ये चीजें बनाता है। एजेलिया देखती है कि जिन क्लॉथ स्पिन्स का वो इस्तेमाल करती है ये तो उनसे बहुत ही बढ़िया हैं और वो तो बहुत आसानी से टूट भी जाती हैं। इसीलिए एजेलिया पूछती है, क्या तुम इन्हें बेचने वाले हो? केनिची सोचता है क्या ये फायदेमंद होगी। जिसके बाद हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है और यहाँ केनिची एक आंटी के पास आकर पूछता है, क्या मैं अपनी दुकान आपके बगल वाली जगह पर लगा सकता हूँ? वो कहती हैं, हाँ क्यों नहीं। और केनिची अपने आइटम बॉक्स में से अपनी दुकान निकाल लेता है। आंटी कहती हैं, वाह आपके पास तो आइटम बॉक्स है। केनिची कहता है, हाँ छोटा सा आइटम बॉक्स। जिसके बाद केनिची वहाँ अपना सामान रखने लगता है। वो आंटी केनिची से पूछती हैं कि ये क्लिप्स कितने की हैं? वो कहता है, एक कॉपर कॉइन में 5 क्लिप्स। वो आंटी कहती हैं, ठीक है मैं ऐसी 5 खरीदना चाहती हूँ। वैसे मेरा नाम अनामा है, मैं यहाँ काफी वक्त से सामान बेच रही हूँ। वो कहता है, मैं हूँ केनिची, मैं एक बहुत दूर के गांव से आया हूँ। अब इसके बाद आंटी अपनी जगह पर बैठ जाती हैं और केनिची ग्राहक के आने का इंतजार करने लगता है। और ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और थोड़ी ही देर में इनकी दुकानों पर ग्राहक आने लगते हैं। काफी लोग केनिची का सामान खरीदते हैं। जिसके बाद एक मेड आती है केनिची की दुकान पर और वो ये क्लिप्स लेकर चली जाती है। लंच ब्रेक के दौरान आंटी कहती हैं, तुम्हारी ये क्लिप्स तो काफी अच्छे से बिक रही हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि केनिची ने कुछ मुनाफा कमा लिया है। वो इन्हें ही बेचकर एक काफी अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन दूसरे लोग भी फिर इसी तरह से चीजें बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। केनिची नोटिस करता है कि इसके कपड़े काफी अच्छे हैं और इसके पास एक तलवार भी है, जिसका मतलब इसका स्टेटस काफी अच्छा होगा। जिसके बाद ये आदमी केनिची से एक चाकू लेकर उसे देखने लगता है। इस चाकू में अलग ही चमक होती है। जिसके बाद वो इसकी धार चेक करता है। एक ही बार में काफी सारी रस्सियां ये आसानी से काट देता है और फिर इसकी कीमत पूछता है। केनिची कहता है, एक की कीमत है 2 सिल्वर कॉइन। वो आदमी कहता है, ये काफी महंगी है लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैसे क्या आपके पास इससे कुछ बड़ा है? ये बात सुन केनिची अपनी शॉपिंग साइट में एक अच्छा सा वेपन देखने लगता है और तभी उसे एक चीज मिलती है। ये एक हंटिंग स्वॉर्ड है। वो आदमी इस स्वॉर्ड को निकाल कर देखता है। असल में ये एक बहुत बढ़िया कटाना होती है। वो आदमी इस कटाना की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है और इसकी कीमत पूछता है। केनिची बताता है, 1 गोल्ड कॉइन। वो आदमी कहता है कि ये बहुत कीमती है लेकिन बहुत खूबसूरत भी, मैं क्या करूं? केनिची को लगता है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा ही कीमत तो नहीं बता दी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है। वो देखता है कि ये तो एक बिल्ली जैसी इंसान है। वो लड़की केनिची की कंध ले रही है। लेकिन तभी उसके सिर पर एक मुक्का लगता है। हम देखते हैं कि ये उसके ही नस्ल के दूसरे लोग थे। लेकिन ये आदमी है तो ये मॉन्स्टर की तरह लगेंगे, ये लड़की है तो क्यूट लगेगी और इसका नाम मियाले है। लेकिन तभी अचानक केनिची उन बीस्ट को देखकर डर जाता है। ये सभी हैं बीस्ट फॉक। केनिची बताता है कि जिस गांव से वो आया है उस गांव में बीस्ट फॉक नहीं है। लेकिन तभी एक बलौटा केनिची के दुकान की छत पर चढ़ के उस पर लगी हुई चादर को उतार कर उसे अपने हाथों में रखकर कहता है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। केनिची के दिमाग में आता है कि उसे इस चादर को बेचकर दूसरी चादर खरीदनी चाहिए। जिसके बाद वो इस चादर की कीमत 3 कॉपर कॉइन बताता है। लेकिन उस बिलौटे को ऐसी 3 चादर चाहिए जिनकी कीमत 9 कॉपर कॉइन हुए। लेकिन केनिची इन्हें डिस्काउंट देगा और इनके सिर्फ 8 कॉपर कॉइन लेगा। लेकिन इन बेचारों के पास 8 कॉपर कॉइन नहीं होते। तब केनिची कहता है, तब तुम लोग मुझे 2 सिल्वर कॉइन दे दो और मैं तुम लोगों को 2 कॉपर कॉइन वापस करूंगा। लेकिन उसकी ये बात सुन ये सभी उसे बहुत अजीब ढंग से घूरने लगते हैं। लेकिन तभी ये आदमी कहता है कि वो दुकानदार बिल्कुल सही कह रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग खरीदारी करके चले जाते हैं। और इसके बाद ये आंटी जी बताती हैं कि वो सभी केनिची को इसीलिए घूर रहे थे क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। तभी ये आदमी कहता है, तुम काफी भरोसेमंद हो, मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद केनिची रेस्टोरेंट में आकर अपनी 5 रातों का किराया दे देता है। दूसरी ओर एक महल में केनिची की क्लिप को देखते हुए एक लड़की कहती है, तुम्हें इतनी अच्छी चीज इतने सस्ते में मिल गई। मार्गरेट तुम कल जाना और ऐसी और भी क्लिप्स खरीद कर लाना। लेकिन अगले ही पल में ये मैडम जी डिसाइड करती हैं कि हम ये चीज अपनी कंपनी में बेचेंगे। हमारी मेलो ट्रेडिंग कंपनी का एक उसूल है कि कभी भी एक अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से ना जाने दो। जिसके बाद ये मैडम अपने पिता के पास जाने लगती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि केनिची शाम के वक्त नहा रहा होता है और तभी वो अपनी ऑनलाइन शॉप में देखता है
कि वो वहां से बाथ ड्रम भी खरीद सकता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि वो ड्रम में पानी भरकर नीचे से उस पर आग लगाकर पानी को गर्म कर सकता है और उसमें नहा सकता है। अब रात के वक्त वो इसी से रिलेटेड काम करने लगता है और सोचता है कि आखिर उसकी ये ऑनलाइन शॉपिंग वाली चीज काम कैसे करती है, क्योंकि उसकी ये जो स्टेटस विंडो है वो उसके अलावा किसी और को दिखाई नहीं देती। साथ ही केनिची इस विंडो को छू भी सकता है, लेकिन इस विंडो में से आखिर चीजें आती कहां से हैं? कहीं उसके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा कि उसे अभी चीजें मिलती रहेंगी, बाद में कोई उसकी आत्मा को उससे छीन लेगा, और आखिर वो इस दूसरी दुनिया में आया ही क्यों है? और इसी बारे में सोचते हुए वो बिस्तर पर लेट जाता है, क्योंकि भैया किसी सवाल का जवाब तो मिलने वाला नहीं है। और इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक कबूतर जैसे पक्षी को शायद उसके घोंसले में जाते हुए देखते हैं। और तभी एक लड़की एक डंडा लेकर उस कबूतर को उससे मारकर कुचलने लगती है और रात के वक्त वो आग जलाकर उसी कबूतर को खाती है। इस लड़की की हालत बहुत बुरी थी, इसे आज तक कभी भी पेट भर खाना नहीं मिला। तभी उसे किसी की आवाज आती है, वो घबराकर तुरंत आग को बुझा देती है और जंगल में छुपने के लिए भाग जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि केनिची अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से जिरकोनियम और कट ग्लास खरीदकर उनके ऐसे आभूषण बनाकर बेच रहा है, ये सोचते हुए कि भले से ही ये असल हीरे जवाहरात ना हों, लेकिन किसी औरत के मन को तो ये भा ही लेंगे। केनिची हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स लेकर आता है, इसीलिए ये आंटी उससे पूछती हैं कि उसका सप्लायर कौन है। वो कहता है ये तो आंटी जी सीक्रेट है। तभी वहाँ ये मेड आकर कहती है मुझे कुछ क्लॉथ स्पिन्स खरीदने हैं, और केनिची ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसे 100 क्लॉथ स्पिन्स खरीदने हैं। लेकिन वो लड़की मजाक नहीं कर रही, क्योंकि उसके पास पैसे भी होते हैं। जिसके बाद केनिची इन क्लॉथ स्पिन्स को गिनने लगता है। तभी उस मेड की नजर इन आभूषणों पर जाती है, जिसके बाद वो एक नेकलेस को देखती है। केनिची कहता है कि इसकी कीमत 6 छोटे सिल्वर कॉइन है। जिसके बाद वो मेड कहती है मुझे ये खरीदना है, और इसी तरह वो सामान लेकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लगातार केनिची की दुकान का सामान बिकता रहता है, और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। और तभी उसकी दुकान पर ये बीस्ट फॉक आते हैं। केनिची को लगता है कि ये लोग जो कपड़ा यहाँ से खरीद कर लेकर गए थे उसकी कंप्लेन लेकर आए हैं। लेकिन तभी ये कैट गर्ल मियाले केनिची को स्मेल करके कहती है मैं जानती थी तुम में से मसालों की खुशबू आ रही है। और तभी ये सभी बीस्ट फॉक केनिची से कहते हैं प्लीज हम आपके मसाले खरीदना चाहते हैं। मियाले के जरिए हम जान चुके हैं कि आपके पास मसाले हैं। लेकिन तभी आंटी आकर कहती हैं ये यहाँ पर नया है, और अगर बाकोपा की नजरें इस पर आ गई तब इसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। जो बात सुन वो सभी बीस्ट फॉक कहते हैं प्लीज आप कुछ कीजिए ना। वहाँ पर जो लोग खड़े होकर ये सब देख रहे थे वो भी कह रहे थे अगर ये बाकोपा की नजरों में आ गया तो वो इसकी हालत बहुत बुरी कर देंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद केनिची उन लोगों से कहता है मैं तुम सबको मसाले तो नहीं बेच सकता, लेकिन वो खाना जरूर खिला सकता हूँ जिसमें मसाले डरते हैं। हम टाउन की बाहर वाली नदी के पास खाना खाएंगे, ओके? और ये बात सुन वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और केनिची को उठाकर वहाँ से भागकर जाने लगते हैं। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि ये सभी नदी किनारे होते हैं। केनिची ने खाना बनाने की सारी सामग्री निकाल ली थी। इनके साथ अनामा आंटी भी होती हैं, और यहाँ अनामा आंटी गाजरों को देखकर हैरान हो गई थी कि ये किस तरह की सब्जियां हैं। जिसके बाद ये बीस्ट फॉक नदी में से कुछ मछलियां पकड़ती हैं। फिर आंटी गाजर काटती हैं और मियाले सूप बनाने लगती है, और केनिची मछली को काट के उस पर मसाले छिड़कता है और फिर सभी कटी हुई सब्जियों को तलता है। और यहाँ पर इन सभी को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और फिर खाना बनकर तैयार हो जाता है। और इन लोगों को ये खाना इतना अच्छा लगता है कि ये उसे भुक्कड़ों की तरह खाने लगते हैं। आंटी भी कहती हैं आज से पहले उन्होंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। तभी ये बीस्ट फॉक कहते हैं काश इतने अच्छे खाने के साथ हमारे पास शराब भी होती। और अगले ही पल में केनिची शराब ऑर्डर कर लेता है और कहता है आज तुम सभी इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो कभी किसी को मत बताना। जिसके बाद ये सभी शराब पीते हैं। अब यहाँ आंटी कहती हैं इतना अच्छा होना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन तभी मियाले थोड़ी और शराब लेने आती है। उसे शराब देते हुए केनिची अपना नाम बताकर उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम मियाले बताती है। तभी ये लोग भी अपना नाम बताते हैं। इसका नाम है नियांची, ये बीच वाला नियामेलो, और आखिर का नियाकेरो। मियाले कहती है हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। केनिची कहता है मुझे भी तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद ये तीनों अपने कपड़े उतारने लगते हैं, और फिर मियाले भी अपने कपड़े उतार कर
पानी में बाकी सबके साथ कूद जाती है। तभी केनिची उन सभी को एक साबुन देता है, जिसके बाद ये लोग साबुन भी लगाते हैं और इन सभी को नहाने में बहुत मजा आ रहा था। जिसके बाद केनिची टॉवल से मियाले को पोंछता भी है, जिसके बाद ये सभी थकान के मारे सो जाते हैं। लेकिन मियाले केनिची के ऊपर जाकर सोती है। और दोस्तों, आज रात तारे बहुत प्यारे लग रहे थे। अब अगले दिन एज़ेलिया केनिची से पूछती है कि कल रात वो कहाँ था। केनिची बताता है कि कल रात मैं टाउन के बाहर कुछ बीस्ट फॉक के साथ घूम रहा था। एज़ेलिया कहती है, तुम बीस्ट वुमेन के साथ घूम सकते हो, पर मेरे साथ नहीं, हाँ? जिसके बाद वो केनिची की शर्ट साफ करती है और उसमें से मियाले के रेशे बाहर गिरते हैं और फिर एज़ेलिया यहाँ से चली जाती है। और अब शायद वो केनिची से नाराज हो गई है। अब इसके बाद केनिची अपनी दुकान लगाता है और यहाँ वो मेड आती है अपनी मालकिन के साथ, और ये मोहतरमा काफी खूबसूरत होती हैं। और जब ये दोनों केनिची की दुकान पर आती हैं, केनिची उस मेड को देख पूछता है, क्या तुम सामान लेने के लिए आई हो? जिसके बाद वो मेड केनिची से ये नेकलेस खरीद लेती है। जिसके बाद ये मोहतरमा उस नेकलेस को अच्छे से देखने लगती हैं और फिर वहाँ पर रखे हुए बाकी के आभूषणों को भी देखने लगती हैं। इनमें लगा हुआ पॉलिश्ड कांच बिल्कुल हीरे की तरह लग रहा है। जिसके बाद ये केनिची से कहती हैं, अगर तुम्हारे पास ऐसा ही और सामान है तब मैं उसे देखना चाहती हूँ। जिसके बाद केनिची अपने आइटम बॉक्स से कुछ और नेकलेसेस बाहर निकालता है। ये मोहतरमा देखकर हैरान हो जाती हैं कि केनिची के पास एक आइटम बॉक्स भी है। और इसके बाद वो उससे कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं प्रिमूला हूँ, मेलो ट्रेडिंग कंपनी के मालिक की बेटी, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता से मिलो। तभी आंटी केनिची को बताती हैं कि ये लोग डालिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स हैं और जो बॉस मेलो हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर इन दोनों के साथ जाने लगता है। और यहाँ मेड मार्गरेट केनिची को एक कपड़ा देती है। वो देखता है कि इसमें क्लॉथ स्पिन्स हैं। प्रिमूला बताती है कि उसने एक क्राफ्टमैन से इन क्लॉथ स्पिन को रिक्रिएट करवाया है, लेकिन वो बीच का मेटल पार्ट नहीं बना पाया और उसने कहा कि इसे बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जिसके बाद ये सभी प्रिमूला के मेंशन तक पहुंच जाते हैं और ये देख केनिची सोचता है कि नोबल्स की जिंदगी कितनी आलीशान होती है। जिसके बाद उसकी मुलाकात प्रिमूला के पिता मेलो ट्रेडिंग कंपनी के मालिक मेलो से होती है। केनिची उन्हें अपना नाम बताता है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ आपकी बेटी के कहने पर आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मेलो केनिची के आभूषणों को देखने लगते हैं और प्रिमूला के जरिए उन्हें यह भी पता चलता है कि केनिची के पास एक आइटम बॉक्स है। और जब वो केनिची से इस बारे में पूछते हैं तब वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो बस एक छोटा सा आइटम बॉक्स है। लेकिन तभी केनिची को पता चलता है कि मिस्टर मेलो के पास भी एक आइटम बॉक्स है। वो कहते हैं, मैं अपने आइटम बॉक्स के जरिए ही अपनी ट्रेडिंग कंपनी को इतना बड़ा बना पाया हूँ। केनिची कहता है, मैं तो अपने आइटम बॉक्स में फालतू का सामान रखता हूँ। और इसके बाद वो पूछता है, तो आपने मुझे यहाँ क्या बात करने के लिए बुलाया है? मिस्टर मेलो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मेलो ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक सप्लायर बन जाओ। केनिची कहता है, अगर आप मेरी दुकान के सामान को बेचना ही चाहते हैं तब आप उसे मेरी दुकान से कम दाम पर खरीद कर बाजार में महंगे में बेच सकते हैं। वो कहते हैं, अगर हमने ऐसा किया तब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। और इसके अलावा हो सकता है कि हमारे राइवल्स भी तुम्हें कोई बड़ा ऑफर देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश करें, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। हमारी मेलो ट्रेडिंग कंपनी के सक्सेस सीक्रेट्स में से एक है कि अपने सामने के प्रॉफिट को देखकर कभी अंधे मत हो जाओ। हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हें कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और अगर आप मेरे ऑफर के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको बिक्री का 50% दूंगा। उन्हें लग रहा था कि केनिची इतने में नहीं मानेगा, लेकिन वो हामी भर देता है। जिसके बाद ये दोनों हाथ मिलाकर अपनी डील पक्की कर लेते हैं। जिसके बाद केनिची उन्हें अपने कुछ प्रोडक्ट दिखाता है और ये सब प्रिमूला को तो बहुत अच्छे लगते हैं। पिताजी, क्या मैं इन्हें खरीद सकती हूँ? वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। और अब प्रिमूला कहती है, मिस्टर केनिची, मैं आपको इनके बदले में 10 गोल्ड कॉइन दूंगी। केनिची 10 गोल्ड कॉइन को एन में कन्वर्ट करने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। जिसके बाद प्रिमूला उन्हें खरीद लेती है और इसी तरह थोड़े ही वक्त में केनिची का जो ऑनलाइन शॉपिंग में बैलेंस है वो 8 डिजिट से ज्यादा का हो गया। इसीलिए केनिची अपने लिए एक घर खरीद लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केनिची टाउन से बाहर जाने लगता है। वो पुल को पार करते हुए जंगल में आ जाता है और इस जंगल के अंदर जाने लगता है, क्योंकि अपनी दुनिया में भी वो ऐसे ही एक जंगल के बीच घर बनाकर वहाँ रहने लगा था और उसे यहाँ जंगल के बीच एक जगह मिल जाती है। और हाँ, वो एज़ेलिया को बता चुका है कि अब वो जंगल में जाकर रहेगा।
एज़ेलिया ने उसे बताया कि वहाँ पर खतरा हो सकता है। उसका सामना तो केनिची पहले ही कर चुका है, इसीलिए वो कहता है कि मैं अपना घर शहर की दीवारों से ज्यादा दूर नहीं बनाऊंगा। जो सुन एज़ेलिया कहती है, तुम ना बहुत अजीब हो। जिसके बाद केनिची जंगल में घास काटता है और फिर एक दूसरा काम करने लगता है। काफी देर तक काम करने के बाद वो थोड़ा दूध पीता है। उसने अपने आने जाने के लिए एक रास्ता बना लिया है। जिसके बाद वो एक चेन सॉ से पेड़ काटना शुरू करता है। वो काफी सारे पेड़ काट लेता है, लेकिन अब उसके सामने एक बहुत ही मोटा पेड़ होता है। वो उसे काटना शुरू करता है, लेकिन इतना काटने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है। जिसके बाद वो कील और हथौड़े से उस पेड़ को इस तरह काटना शुरू करता है और कुछ देर में ही वो पेड़ कट जाता है। यहाँ पर केनिची ने एक पेड़ काट लिया है, लेकिन इसे काटने में ही वो काफी ज्यादा थक चुका है और इसी तरह वो काफी सारे पेड़ों को काट लेता है। अब वो इन कटे हुए पेड़ों को आइटम बॉक्स में रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इसीलिए वो एक चेन सॉ से इन्हें काटना शुरू कर देता है। शाम होते होते वो इन बड़े पेड़ों को छोटे टुकड़ों में काट लेता है और फिर उन्हें अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो अपने आइटम बॉक्स में 10 मीटर से ज्यादा लंबा सामान नहीं रख सकता। अब यहाँ पर उसने काफी सारा काम कर लिया है और शाम भी हो गई है, इसीलिए वो आज इतना ही रहने देता है। अब अगले दिन वो एक फावड़े से इस पेड़ के नीचे की मिट्टी को खुदेने लगता है और काफी देर होने के बाद भी वो एक ही पेड़ को सिर्फ आधा ही खुदे पाया और इसी में वो बहुत ज्यादा थक चुका है। और यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। वो गुस्से में आकर अपना शवल फेंक देता है, मैं इतना ज्यादा नहीं खुदे सकता। जिसके बाद वो अजीब सी हरकतें करता हुआ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से एक जाइंट मैका को सम्मन करता है। अरे मेरा मतलब अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से ये मशीन खरीदता है, लेकिन यहाँ पर उसने एक बहुत ही महंगी मशीन खरीद ली है। लेकिन अब क्या ही करें, खरीद ली तो खरीद ली, लेकिन अब उसे वो मजदूरी का काम नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसमें बैठकर उसे चलाना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो इतनी बड़ी मशीन को चलाने के लिए डीजल कहाँ से लाएगा। और वो अपनी इन्वेंट्री में देखने लगता है, ना ही उसमें डीजल होता है और ना ही केरोसिन, लेकिन उसे लैंप ऑयल दिख जाता है जिसका इस्तेमाल वो केरोसिन की जगह कर सकता है। लेकिन 1 लीटर 1800 रुपए का है। लेकिन क्या करें, महंगा होने के बावजूद भी खरीदना मजबूरी है। वो खरीद लेता है, लेकिन इसके बाद वो इस बारे में भी सोचने लगता है कि कहीं ये ऑयल मशीन में डालने के बाद मशीन काम करना ही बंद ना कर दे। इसी वजह से अब वो एक डीजल जनरेटर मशीन को भी ऑर्डर कर लेता है, लेकिन उसका मैनुअल तो वो पढ़ ही नहीं पाता और फिर वो डीजल जनरेटर में लैंप ऑयल डालने लगता है और उसकी ये मशीन काम कर जाती है। वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो एक ड्रम केबल खरीद कर रात में काम करने के लिए वहां पर 2 बल्ब उजाल लेता है। अब क्योंकि उसने सारा दिन बहुत मेहनत की है, इसीलिए वो नदी में आकर नहाने लगता है। लेकिन भैया उसे मच्छर बहुत काट रहे हैं। एज़ेलिया ने उससे कहा था कि उसे बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन खरीद लेना चाहिए। जिसके बाद वो उसे खरीदने के लिए एक टूल शॉप में आता है। यहाँ पर एक बूढ़ा मेज होता है। केनिची कहता है, मैं भी आपकी तरह एक दुकानदार हूँ, लेकिन मैं बाहर से आया हूँ। वो मेज कहता है, ओह तुम बाहर से आए हो, अगर तुम्हारे पास बेचने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तब मैं उन्हें अच्छी कीमत पर खरीद सकता हूँ। केनिची कहता है, मैं यहाँ बेचने नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ बग रिपेलेंट मैजिक स्टोन्स, लेकिन एक स्टोन 3 सिल्वर कॉइन्स का है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए केनिची कहता है क्यों ना हम आइटम्स को एक्सचेंज कर लें, मैं आपको मेरे देश के ये फल दे सकता हूँ। मेज कहता है, मैंने आज से पहले ऐसे फल कभी नहीं देखे, लेकिन फिर भी मैं इन्हें ले लेता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंटी केनिची को उस बुढ़े के बारे में बताती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। डालिया में उसे एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और अगर केनिची उससे दोस्ती कर ले तो ये उसके लिए काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ केनिची एक वांटेड पोस्टर को देख रहा था। इस बंदे का नाम शागा है। ये इस एरिया में मौजूद बैंडिट्स का लीडर है। दूसरी ओर जंगल में हमें एक सौदेबाजी दिखाई जाती है। एक आदमी कुछ पैसे लेकर इस बच्ची को बेच देता है। इस बच्ची को हमने एपिसोड 1 के एंड में देखा था। जिसके बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है और ये बच्ची अपने नए मालिक की घोड़ा गाड़ी में बैठने जाती है। लेकिन वहां पर इसी की तरह काफी सारे गुलाम थे। जिसके बाद ये बच्ची उन्हीं के पास जाकर बैठ जाती है। ये घोड़ा गाड़ी आगे चलती है, लेकिन तभी अचानक इन पर हमला हो जाता है। घोड़ा गाड़ी पलट जाती है और इन गुलामों को खरीदने वाले को भी मार दिया जाता है। ये डाकू थे और ये था वही शागा, बैंडिट्स का लीडर। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि केनिची अपनी इस मशीन के जरिए काफी आसानी से उन पेड़ों को उखाड़ पा रहा था और फिर वो उन्हें उखाड़ कर दूर फेंक देता है
अब तो उसे ये काम करने में भी मजा आ रहा है। वो बहुत आसानी से और तेजी से इन सभी पेड़ों को उखाड़ता जा रहा था और बस कुछ ही देर में वो अपना सारा काम कर लेता है और इसके बाद मशीन के ऊपर चढ़ के कहता है, इस नई दुनिया में एक आरामदायक जिंदगी जीने के लिए मैं इस जगह जंगल के बीचों बीच अपना एक लकड़ी का घर बनाऊंगा। लेकिन हाँ यार, ये मशीन खरीदने के बाद मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे, मुझे और सामान बेचना पड़ेगा। एंड गाइस, यहीं पर एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम केनिची को मिस्टर मेलो के साथ बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ केनिची मिस्टर मेलो के लिए कुछ लेकर आया था और ये शुगर थी। यहाँ मिस्टर मेलो बताते हैं कि शक्कर और नमक ये काफी ज्यादा महंगे हैं, लेकिन राज्य में इनको लेकर काफी सारे कानून बनाए गए हैं, इसीलिए हम ये आपसे नहीं खरीद सकते। जो बात सुन केनिची निराश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो खाने पीने के मसालों को बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। जिसके बाद केनिची उन्हें ये वाले आभूषण दिखाता है क्योंकि ये आभूषण नोबल्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और फिर इन्हें बेचकर केनिची का काफी ज्यादा मुनाफा होता है। जिसके बाद हम केनिची को फिर से जंगल के बीच में देखते हैं और यहाँ पर केनिची ने सभी बड़े पेड़ों को काट दिया है और अब केनिची के पास काफी सारे पैसे भी हो गए हैं क्योंकि वो मेलो ट्रेडिंग कंपनी के साथ आइटम्स की ट्रेडिंग कर रहा है। और फिर केनिची अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए अपने लिए एक घर का ऑर्डर दे देता है अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में। लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर करता है उसके सामने अचानक ही आसमान में से लकड़ियां गिरने लगती हैं और फिर उसे पता चलता है कि उसे ये घर खुद बनाना पड़ेगा। अब भाई केनिची के सामने इतनी सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी जिनको जोड़कर घर तो आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी थी। जिसके बाद केनिची इस घर के डिजाइन को पढ़ता है जो कि काफी मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, अब तो उसे ये घर बनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही फिर धीरे धीरे केनिची काम करना शुरू करता है। लेकिन तभी यहाँ से ये बीस्ट फॉग गुजरते हैं जिनको केनिची ने खाना खिलाया था, इसीलिए वो भी यहाँ केनिची की मदद करने के लिए रुक जाते हैं। ऐसे ही दिन में कुछ देर काम करने के बाद केनिची अपनी दुकान संभालता है और फिर ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि घर लगभग पूरा बनकर तैयार होने ही वाला है, लेकिन सब कुछ करने में भाई केनिची को 1 महीना लग गया। लेकिन हाँ, अब उसका घर बनकर तैयार है और फिर केनिची बीस्ट फॉग के साथ रात में घर के पूरा बनने का जश्न मनाता है। जिसके बाद आज रात केनिची अपने घर के बिस्तर पर ही सोता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और अभी भी घर का काफी अंदरूनी काम बचा हुआ है। जिसके बाद अपने घर के चारों ओर ये बगीचा टाइप बनाने में और बाकी की चीजें पूरी करने में केनिची को फिर से 1 महीना लग गया और बिजली के लिए उसने यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा लिए हैं और घर के बगल में ही उसने नहाने के लिए अपना ड्रम बाथ भी बना लिया है, जिसमें नहाते वक्त वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन इस बड़े से ड्रम को भरने के लिए केनिची कई बार गैसोलीन टैंक्स में नदी से पानी भरकर लाया है और आज केनिची इस दुनिया में आने के बाद पहली बार सही से नहा रहा है और अब से केनिची की असली जिंदगी शुरू होगी जहां वो अपनी जिंदगी मजे से जिएगा। जिसके बाद वो अगले दिन एज़ेलिया को आकर बताता है कि उसने जंगल के बीचों बीच अपने लिए एक घर बना लिया है और तुमने अब तक यहाँ पर मेरा ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद केनिची वहाँ से जाने लगता है, लेकिन केनिची को जाते हुए देख एज़ेलिया खुश नहीं होती। फिर अगले दिन एक नई सुबह के साथ केनिची उठता है और फिर अपना मुंह धोकर अपनी साइकिल लेकर इस दूसरी दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैप्चर करने के लिए वो निकल पड़ता है। लेकिन ऐसे ही जब वो साइकिल से जा रहा था तभी उसकी साइकिल के सामने एक तीर आकर लगता है, जिस वजह से केनिची साइकिल से नीचे गिर जाता है और तभी उसके सामने कुछ और तीर आकर लगते हैं। इसलिए केनिची एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि केनिची पर हमला करने वाले कुछ बीस्ट फॉग होते हैं और इन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही कि इनके जंगल में कोई इंसान रहने के लिए आ गया है, इसीलिए ये लोग तय करते हैं कि ये केनिची को मार देंगे। अब ये बात सुनकर केनिची अपने लिए एक गुलेल खरीदता है और फिर उस गुलेल की मदद से इन बीस्ट फॉग की ओर वो कुछ पटाखे फेंक देता है, जिन पटाखों को जलता हुआ देख ये बीस्ट फॉग घबरा जाते हैं और तभी केनिची अपनी इस मशीन को सम्मन करता है और फिर उसमें बैठकर वो इन बीस्ट फॉग की ओर आगे बढ़ने लगता है और यही देख वो बीस्ट फॉग केनिची से घबराकर भाग जाते हैं। अब केनिची इससे पहले कि कुछ समझ पाता उसे कुछ आवाज आती है। वो देखता है कि उन बीस्ट फॉग के तीरों से यहाँ एक लेपर्ड घायल हो गया है, लेकिन करीब से आने पर वो देखता है कि ये तो एक बड़ी सी बिल्ली है, जंगली बिल्ली, और केनिची को अपने पास देख वो उस पर गुर्राने लगती है, लेकिन घायल होने की वजह से वो वहीं गिर पड़ती है। जिसके बाद केनिची खुद को पूरी तरह से तैयार करके उसके अंदर से वो तीर निकालता है और फिर उसके बाद उसके जख्म को सैलाइन सॉल्यूशन से साफ करता है।
फिर वो एक इंजेक्शन के जरिए उसके मुंह में दवाई डालता है और फिर उसके घाव पर भी एंटीबायोटिक लगाता है। लेकिन अब केनिची इसे बीच जंगल में छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई दूसरा जंगली जानवर ऐसी जख्मी हालत में इस पर हमला कर सकता है, जिसके बाद केनिची उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन हाँ दोस्तों, केनिची लिविंग क्रिएचर्स को अपने आइटम बॉक्स में नहीं रख सकता, जिसके बाद वो अपने घर पर लाकर इसे यहाँ लेटा देता है। लेकिन देखकर लग नहीं रहा था कि इसकी हालत में कोई ज्यादा सुधार है। सो अब केनिची अगले दिन फिर से इस मेज के पास आता है। केनिची की बातें सुन ताऊ उसे बताते हैं कि वो जंगली बिल्ली एक बॉबकैट है और तुमने उसे ढूंढकर बहुत अच्छा किया, उसकी खाल बहुत महंगी बिकती है। ताऊ की ये बात सुन केनिची तुरंत वहाँ से निकल अपनी दुकान पर आ जाता है और फिर वो ये सब आंटी को बता ही रहा था कि तभी पीछे से मियाले आ जाती है और वो केनिची को बताती है कि उसकी प्रजाति में बॉबकैट को भगवान का मैसेंजर कहा जाता है। जिसके बाद वो उस बॉबकैट को देखने के लिए तेजी से केनिची को लेकर उसके घर जाती है और फिर इसकी हालत देख वो कहती है ये जरूर से उन डॉगमैन का काम है और अब ये होश में आ चुकी है। और जब केनिची इसके घाव पर दवा लगाता है तब ये उसे चाटने लगती है। इसीलिए केनिची को उसके गले में ये ऐसा कॉलर लगाना पड़ता है। जिसके बाद मियाले इस बॉबकैट को गले लगाकर कहती है केनिची तुमने इसकी जान बचाई, तुम कितने अच्छे इंसान हो। इसीलिए अब मियाले जंगल में जाकर कुछ पक्षियों का शिकार करती है और फिर शाम के वक्त ये उन पक्षियों का बारबेक्यू खाते हैं, जिसे ऑफ कोर्स केनिची बनाता है और इसका स्वाद मियाले को हद से ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद मियाले कहती है कि मैं आज रात यहीं रुकूंगी, क्योंकि मियाले को इस बॉबकैट की काफी चिंता हो रही थी। सो केनिची कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक बेड है। मियाले कहती है तो कोई बात नहीं, हम एक साथ सो जाएंगे। जिसके बाद सच में ये दोनों एक साथ सोते हैं। गाइस इन द कमेंट बॉक्स #sadlife। अब फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। केनिची फिर से अपने दिन के सारे काम करने लगता है और ये बॉबकैट भी बहुत तेजी से ठीक हो रही है। जिसके बाद केनिची अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ खाद और कुछ पौधे खरीदता है। लेकिन इसके बाद खाना खाते हुए वो सोचने लगता है कि हर बार पानी लेने के लिए उसे नदी पर जाना पड़ता है, तो अब पानी की व्यवस्था के लिए वो क्या करे? क्या मुझे कोई हैंडपंप लगा लेना चाहिए? अब फिर रात के वक्त जब केनिची सो रहा था तभी शायद केनिची को कोई सपना आता है जिसमें वो किसी लड़की की गोद में सो रहा था। अगेन #sadlife। लेकिन फिर सुबह होती ही जो ये बॉबकैट है वो केनिची के ऊपर कूदकर उसे जगा देती है। केनिची देखता है कि अब ये बॉबकैट बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसलिए वो इसके गले में से ये कॉलर निकाल देता है। जिसके बाद ये बॉबकैट इशारे के जरिए बताती है कि इसे बाहर जाना है। जिसके बाद केनिची उसे लेकर बाहर आता है और फिर उसे जाते हुए देख कहता है अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, ओके। जिसके कुछ दिन बाद तक केनिची अपनी दुकान बंद ही रखता है, क्योंकि यहाँ वो अपने लिए कुआं खोद रहा है और हाँ वो जल्द ही यहाँ पर एक हैंडपंप लगा लेता है। पानी की दिक्कत हुई सॉल्व। जिसके बाद वो आसानी से अपना बाथ ड्रम भी भर लेता है। लेकिन तभी उसके पास मिस प्रिमूला आती हैं और वो यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि उसे केनिची की चिंता हो रही थी, क्योंकि केनिची ने काफी दिनों से अपनी दुकान नहीं खोली और केनिची का पता मियाले ने प्रिमूला को बताया है। और यहाँ पर प्रिमूला केनिची के घर को देख काफी हैरान थी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे इक्विपमेंट रखे हुए थे। और प्रिमूला के पूछने पर केनिची उसे बताता है कि वो बड़ी सी लोहे की मशीन उसकी वफादार फैमिलियर है। जो बात सुन प्रिमूला कहती है क्या फैमिलियर? इसका मतलब आप मैजिक का यूज कर सकते हैं? केनिची कहता है ये बात सबसे सीक्रेट ही रखना। लेकिन तभी केनिची को याद आता है कि इतनी शाम हो गई है, अब तक तो शहर में जाने का वो बड़ा दरवाजा बंद हो गया होगा। आज रात प्रिमूला भी केनिची के घर पर रुकने वाली है। और जब केनिची बताता है कि उसके पास सिर्फ एक ही बिस्तर है, तब प्रिमूला कहती है कि चलेगा। और तभी प्रिमूला की नजर केनिची के ड्रम बाथ सेट पर जाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये एक बाथ टब है, वो बहुत ज्यादा हैरान और खुश दोनों होती है। अगले सीन में हम प्रिमूला को उसे ड्रम बाथ में नहाते हुए देखते हैं, पर क्योंकि ये बाथ टब खुले में था इसीलिए प्रिमूला को डर भी लग रहा था। इसीलिए वो केनिची को वहीं थोड़ी दूरी पर बैठा लेती है और यहाँ केनिची उससे पूछता भी है पानी का टेम्परेचर ठीक है ना? वो कहती है हाँ ये बहुत अच्छा है। जिसके बाद केनिची कहता है तुम यहाँ नहा लो, मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन वो घबरा कर कहती है नहीं आप यहीं रुकिए। जो बात सुन केनिची कहता है अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो कभी और नहा लेती। लेकिन वो कहती है हमारी मेरू ट्रेडिंग कंपनी के कुछ उसूलों में से एक है कि कभी भी एक अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, क्योंकि हो सकता है कि फिर वो अपॉर्चुनिटी कभी वापस ना आए। जो सुन केनिची कहता है अच्छा, और मान लो कि अगर मैं कोई बुरा आदमी निकला तो? वो कहती है आप बीस्ट फॉग के साथ इतने अच्छे से बिहेव करते हो, मैं मान ही नहीं सकती कि आप
बुरे दिल के हो। जिसके बाद केनिची प्रिमूला को अरे ये बाथरोब देता है जिसे नहाने के बाद पहनते हैं। इसे देख प्रिमूला कहती है अगर हम इसे सेल करेंगे तो कस्टमर्स को ये बहुत पसंद आएगा। केनिची कहता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें थोड़े बहुत दे दूंगा। जिसके बाद सोने के लिए केनिची प्रिमूला को नाइटी देता है और यहाँ वो प्रिमूला की ड्राइंग बना रहा है। और यहाँ ये कहती है आपके पास ये इतनी सारी चीजें हैं, अगर आप इन्हें बेचोगे ना तो आप सिर्फ डहलिया ही नहीं बल्कि पूरे किंगडम ऑफ कैदन के बेस्ट मर्चेंट बन जाओगे। लेकिन केनिची अपने लिए इतनी सारी अटेंशन नहीं चाहता, उसे नॉर्मल सी जिंदगी जीना पसंद है और वो इस वक्त जितने पैसे कमा रहा है वो उतने में ही खुश है। जो जान प्रिमूला कहती है तो मैं मेलो ट्रेडिंग कंपनी की ओर से आपसे वादा करती हूँ कि आप जो आइटम्स हमें प्रोवाइड करते हैं हम उन्हें फॉरेन आइटम्स के रूप में ही बेचेंगे, कभी आपका नाम सामने नहीं आने देंगे। केनिची कहता है हाँ शुक्रिया, और यहाँ पर उसने प्रिमूला की एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना ली है, जो देख प्रिमूला बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिमूला के सोने के लिए केनिची ने एक और बिस्तर खरीद लिया है। और दोस्तों यहाँ पर प्रिमूला केनिची से बातें करना चाहती थी, लेकिन केनिची तो सोने का नाटक करने लगा। बेचारी प्रिमूला। दूसरी ओर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर डाकू ही डाकू थे, और ये वही डाकू हैं जिन्होंने एक मर्चेंट से उसके गुलामों को चुरा लिया था। और यहाँ उन बैंडिट्स का लीडर उन लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है जिसको उसने उस मर्चेंट से चुराया था। तभी इस छोटी सी बच्ची को धक्का देते हुए यहाँ पर एक आदमी आकर अपने बॉस के सामने एक थैली रख देता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। दोस्तों उसे एक काम मिला है, लेकिन वो क्या काम है ये बाद में पता चलेगा। दूसरी ओर केनिची प्रिमूला के साथ सिटी में आ जाता है और यहाँ पर वो सोच रहा था कि अब वो प्रिमूला के पिता को क्या जवाब देगा, क्योंकि सारी रात प्रिमूला उसके घर पर रही। लेकिन मिस्टर मेलो का बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन होता है, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। वहीं मिस्टर मेलो ये भी कहते हैं पता नहीं मेरी बेटी किसके ऊपर गई है। वो कहती है आपके ऊपर पिताजी। जिसके बाद मिस्टर मेलो इन कपड़ों पर नजर डालते हैं जैसे बाथरोब या नाइटी, और वो देखते हैं कि ये कपड़े तो बहुत ही अच्छे मटेरियल से बने हुए हैं। जिसके बाद केनिची इन्हें लड़कियों की ये सेक्सी कपड़े दिखाता है। ऐसे कपड़े लड़कियां अपने बाबू के सामने पहनती हैं ताकि वो उनके दीवाने हो जाएं। लेकिन तभी केनिची को समझ आता है कि उसने मिस्टर मेलो के सामने कुछ ज्यादा ही जानकारी दे दी, इसीलिए वो तुरंत उस ड्रेस को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। तभी वहाँ पर मार्गरेट काफी सारी बुक्स लेकर आती है। ये खातों की बुक्स हैं और यहाँ पर मिस्टर मेलो को इन सभी लेजर्स को यानी कि खातों को फिर से लिखना है। पर यहाँ मिस्टर मेलो बताते हैं कि हमारे बगल के एम्पायर ने एक डबल एंट्री बुक कीपिंग नाम का सिस्टम इजाद कर लिया है। जो बात सुन केनिची हैरान हो जाता है। मिस्टर मेलो उसे ये भी बताते हैं कि उस एम्पायर में एक शख्स आया है जिसके इन्वेंशन से वो साम्राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। जिसके बाद प्रिमूला अपने पिता को ड्रम बाथटब के बारे में बताती है। मिस्टर मेलो कहते हैं मैं भी उसे देखना चाहूंगा। केनिची कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन बाहर आने पर सबसे पहले मिस्टर मेलो केनिची को अपना नया प्रोडक्ट दिखाते हैं जो कि पानी निकालने का पंप होता है, जिसे देख केनिची हैरान हो जाता है। मिस्टर मेलो बताते हैं कि ये प्रोडक्ट भी उसी एम्पायर से आया है। यही जान केनिची मन में कहता है ये चीजें कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती, शायद से मेरी ही दुनिया से कोई और शख्स भी इस दुनिया में आया है। और यहाँ प्रिमूला इस पंप में से पानी निकाल कर देखती है और अब ये पिक्चर पंप पाने के बाद लगता है इनका इंटरेस्ट केनिची के बाथ ड्रम में इतना नहीं रहा, जिस बात से फ्रस्ट्रेट होकर केनिची इन्हें एक साइकिल का डिजाइन दिखाता है और वो इन्हें इसका नाम ड्रेसाइन बताता है। इस डिजाइन को देख पहले तो ये बाप बेटी बहुत हंसते हैं और यहाँ इनकी नजरों में केनिची बस एक जोकर बनकर रह जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके बाद से प्रिमूला अक्सर केनिची के घर आने लगी और वो उसके घर कभी कभार रातों में रुकती भी। और दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिमूला काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर जा रही है, जिस बात से वो थोड़ी तो उदास भी थी। लेकिन इसके बाद वो केनिची से उसकी वही सेक्सी ड्रेस निकालने को कहती है। केनिची कहता है ओह तो तुम किसी को पसंद करती हो और उसके सामने ये पहनना चाहती हो। कौन है वो? प्रिमूला कहती है शर्माकर कि वो यही है मेरे सामने। जो बात सुन केनिची कहता है प्रिमूला तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है, अगर सही उम्र में मेरी शादी हो जाती तब तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी होती। सो प्रिमूला खड़ी होकर कहती है नहीं मिस्टर केनिची, आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। केनिची दूसरी ओर मुंह करके कहता है तुम्हारे पिता इस बारे में क्या कहेंगे? वो कहती है मेरे पिता इसके खिलाफ नहीं है। केनिची कहता है देखो प्रिमूला, मैं इस वक्त तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जो सुन प्रिमूला कहती है ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे साथ सो भी नहीं सकते?
जिसके बाद ये दोनों एक साथ सोते हैं, लेकिन हाँ कुछ करते नहीं हैं। फिर अगला दिन होते ही प्रिमूला अपने काम के सिलसिले में यहाँ से चली जाती है। केनिची उसे अलविदा भी करता है, जिसके बाद वो अपने घर पर वापस आ जाता है। लेकिन तभी उसके पास ये महाशय आते हैं और तुम्हें याद होगा कि इन्हीं महाशय ने केनिची के पास से एक तलवार खरीदी थी और ये महाशय है नॉर्सपॉल द नाइट। और ये यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि इसने अफवाहें सुनी हैं कि जंगल के बीचों बीच कोई अजीब सा आदमी रहने लगा है, पर असल में ये तो केनिची है। लेकिन यहाँ ये पूछता है कि ये चीज क्या है, ये सोलर पैनल। केनिची कहता है कि ये मैजिक रिलेटेड बात है तो मैं आपको बता नहीं सकता, प्लीज आप इस बात को सीक्रेट रखिएगा। नॉर्सपॉल कहता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉर्सपॉल केनिची से चाकू बनाने की स्टील खरीद लेता है। अब यहाँ चाहिए तो उसे एक लंबी तलवार थी, लेकिन केनिची उन्हें अपने पास नहीं रखता, इसीलिए केनिची ने नॉर्सपॉल को ये स्टील दे दी है जिसकी मदद से वो किसी भी ब्लैक स्मिथ से अपने लिए एक अच्छी तलवार बनवा सकता है। वैसे इसके बाद नॉर्सपॉल केनिची को एक इंटरेस्टिंग बात बताता है। मैंने सुना है कि एम्पायर में कोई ऐसा मेज आया है जिसके पास ऐसी अनोखी ताकत है जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सुना। उसके पास एक मशीन है जिसके अंदर से ये पीले रंग का कोई सॉस निकलता है, उसका कुछ मायो ऐसा नाम था। केनिची कहता है तुम्हारे कहने का मतलब मियोनीज। नॉर्सपॉल उसे ये भी बताता है अफवाहों के मुताबिक उसने एक ड्रैगन को भी हरा दिया है। केनिची को समझ नहीं आता कि उसने मियोनीज की मदद से ड्रैगन को कैसे हरा दिया। साथ ही उसे इस बात का भी यकीन हो जाता है कि उसकी दुनिया से एम्पायर में कोई तो रीइंकार्नेट हुआ है। पर इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब ऐसे ही 1 महीना गुजर चुका है और अब प्रिमूला कभी भी आती होगी। लेकिन तभी अचानक बाजार में अचानक ही हड़बड़ मचने लगती है और तभी मार्गरेट केनिची के पास आती है, जिसके बाद केनिची एक भीड़ में आता है और यहाँ वो देखता है कि प्रिमूला के पिता मिस्टर मैलो कुछ एडवेंचरर्स से गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग रहे हैं कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। लेकिन वो एडवेंचरर उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए वो गिड़गिड़ाते हुए वहाँ भीड़ में मौजूद सबसे कहने लगते हैं प्लीज कोई मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि जिसने प्रिमूला को किडनैप किया है वो है शागा, जिसकी गैंग में 50 बैंडिट्स हैं। साथ ही प्रिमूला जो भी मर्चेंडाइज का सामान लेकर आ रही थी वो भी शागा ने हड़प लिया है, जो कि मेलो ट्रेडिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ा घाटा है। दूसरी ओर हम प्रिमूला को देखते हैं जिसे एक काली अंधेरी जगह पर रखा गया है और उसके पास शागा आकर कहता है तुम तो बड़ी ही खूबसूरत हो, लगता है मुझे तुम्हारे साथ थोड़े मजे ले लेने चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे काम है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मैलो केनिची से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रिमूला को बचाने के लिए कह रहे थे। यहाँ केनिची के जहन में प्रिमूला आती है। केनिची को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, उसे अपना फैसला बड़े सोच समझ कर करना होगा, वरना वो भी कोई बड़े खतरे में फंस सकता है। लेकिन वो प्रिमूला को याद करता है और फिर मिस्टर मैलो से कहता है मैं आपकी बेटी को बचाऊंगा, बस मुझे मेरी सारी तैयारियां करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। मिस्टर मैलो तुरंत पैसों से भरा एक थैला केनिची को दे देते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि शागा का अड्डा डहलिया सिटी से 40 किलोमीटर वेस्ट की ओर है। वो किसी पुराने से कैसल जैसे खंडर में रहता है। अब इतना लंबा सफर तय करने के लिए केनिची को कोई गाड़ी चाहिए होगी, इसीलिए वो वहाँ मौजूद लोगों से कहता है मैं यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा सम्मान करने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए। मिस्टर मैलो को केनिची की बातें समझ नहीं आती, लेकिन इसके बाद केनिची अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से यहाँ पर एक ट्रक खरीद लेता है। लो भाई आ गया एक बड़ा सा ट्रक। अब इसके बाद केनिची वहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है क्या यहाँ मौजूद आप में से कोई इस लड़ाई में मेरा साथ देगा, मैं आप सभी को हथियार भी दूंगा, साथ ही शाखा के ऊपर काफी बड़ा इनाम है, आपको काफी पैसे भी मिल सकते हैं। आखिर आप लोग कब तक कायरों की तरह इन डाकुओं से छुपते रहेंगे, हिम्मत दिखाइए, क्या यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत है जो मेरा साथ दे सके। लेकिन दोस्तों सच में यहाँ किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन तभी वहाँ आती है ये बॉबकैट, ये वही है जिसकी केनिची ने जान बचाई थी और ये केनिची के पास आ जाती है उसका साथ देने के लिए। तभी वहाँ मियाले और ये बाकी के बीस्ट फॉक आ जाते हैं केनिची का साथ देने के लिए। जिसके बाद केनिची मियाले को ये धनुष देता है जिससे वो आसानी से काफी दूर तक निशाना लगा सकती है। और वहीं निया मैलो, निया कैरो और नियांजी को भी फाइट करने के लिए केनिची वेपन देता है और केनिची ने उन्हें बताया है कि ये मैजिक शॉट्स हैं। लेकिन हाँ हम जानते हैं कि ये साफ साफ सफेद झूठ है। तभी वहाँ पर नॉर्सपॉल द नाइट भी आ जाता है केनिची का साथ देने के लिए और यहाँ पर वो अपना फुल आर्मर पहनकर आया है। साथ ही केनिची ने उसे जो स्टील दिया था उसकी मदद से उसने अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया तलवार बनवा ली है
और इसका नाम वो वुल्फ फैंग रखता है और इससे वो शागा के साथ लड़ने के लिए बहुत ही बेताब होता है। और तभी भैया वहाँ पर ताऊ भी आ जाते हैं। केनिची उनसे कहता है कि आप जैसे बूढ़े ताऊ को इस लड़ाई झगड़े में नहीं आना चाहिए। ताऊ कहते हैं क्या बे पागल हो गया है, मैं एक एडवेंचरर हुआ करता था। और वो यहाँ अपने जादू का थोड़ा सा नमूना भी दिखाते हैं क्योंकि ताऊ एक बहुत ही होनहार मेज है। लेकिन दोस्तों अब आती हैं सबसे ज्यादा काम की आंटी। तुम लोग मुझे पीछे छूट कर नहीं जा सकती। और भले से ही आंटी लड़ ना सके लेकिन वो इनके लिए खाना तो बना ही सकती हैं, साथ ही वो लड़ाई की जगह पर नहीं जाएंगी। अब इतने लोग लड़ने के लिए इस ट्रक पर आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही केनिची कहता है कि क्या हमारे साथ कोई और आना चाहेगा, वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। तभी मिस्टर मेलो कहते हैं मिस्टर केनिची मैं भी आपके साथ चलता हूँ। केनिची कहता है आप हमारे साथ नहीं चल सकते क्योंकि जब प्रीमूला घर पर वापस आएगी तब उसका वेलकम करने के लिए कोई तो घर पर होना चाहिए ना। आपकी बेटी को बचाने का काम हमारा है। और ये बात सुन मिस्टर मेलो रोने ही लगते हैं। जिसके बाद केनिची गिल्ड में आकर इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो बैंडिट्स बॉस शागा को हराएगा। जो बात सुन रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद केनिची गिल्ड से जाने लगता है और फिर वो सभी लोगों को लेकर ट्रक में बैठाकर निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ मौजूद लोग केनिची और उसके साथियों को पागल समझ रहे थे। लेकिन यहाँ मिस्टर मेलो और उनके शुभचिंतक केनिची और बाकी सबके वापस आने के इंतजार में लग जाते हैं। और आखिर में हमें केनिची की आवाज आती है। हो सकता है कि मैंने ये जिम्मेदारी लेकर कोई बेवकूफी कर दी हो, लेकिन जिंदगी में कई बार एक मर्द को तब भी लड़ना चाहिए जब उसे ये बात पता हो कि वो हार जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रीमूला को कैद में रखा गया है। तभी उस सेल में खाना लेकर यही छोटी बच्ची आती है। लेकिन यहाँ प्रीमूला उस बच्ची की हालत देख उससे कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम्हें ये खाना खा लो। जिसके बाद वो बच्ची वही खाना खाने लगती है। और यहाँ प्रीमूला कहती है तुम्हें भी यहाँ बंदी बनाकर रखा गया है ना, पर तुम चिंता मत करो, जल्द ही हमारी मदद आती होगी। वो बच्ची कहती है क्या भगवान हमारी मदद करने आ रहे हैं? प्रीमूला कहती है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। दूसरी ओर केनिची और बाकी सब तेजी से उस ट्रक के जरिए शागा के अड्डे की ओर जा रहे थे। फिर शाम हो जाती है, इसीलिए ये लोग यहाँ एक कैंप लगाते हैं और खाना खाने के लिए रुकते हैं। थोड़ी ही देर में केनिची खाना बनाकर तैयार कर देता है और तुरंत ही खाना लेने के लिए ये बीस्ट फॉक आ जाते हैं। वहीं पर केनिची बॉब कैट को एनिमल फूड खिला रहा था, पर क्योंकि ये एनिमल फूड होता है इसीलिए ये बीस्ट फॉक यानी कि कैटमैन भी ये एनिमल फूड खाने लगते हैं। लेकिन ताऊ का मन भी ये खाना खाने को करता है और ये एनिमल फूड उन्हें अच्छा लगता है। जिसके बाद अब वहीं बैठकर केनिची इन सभी को स्ट्रेटेजी समझाता है। तभी आंटी कहती हैं कि वो यहीं रुकेंगी क्योंकि लड़ने में वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियाले तेजी से दौड़कर शागा के अड्डे की ओर जा रही थी और यहाँ केनिची उससे वॉकी टॉकी के जरिए बात करने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक ही केनिची की आवाज सुन वो घबरा जाती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। केनिची उसे समझाता है कि ये एक मैजिक आइटम है जिसके जरिए आप किसी दूसरे शख्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस से भी बात कर सकते हैं। वहीं अब हम देखते हैं कि मियाले को शागा का अड्डा दिखाई देने लगता है। वहीं ताऊ केनिची से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे मैजिक आइटम कहाँ से आए। केनिची कहता है प्लीज ताऊ इग्नोर इट, और फिर वो ट्रक में बैठ जाता है शागा के अड्डे की ओर जाने के लिए। और दोस्तों अगर ये लोग एक दिन के अंदर वापस नहीं आते तब आंटी सीधा एडवेंचरर्स गिल्ड में जाएंगी और इन बैंडिट्स को हराने का क्वेस्ट गिल्ड में रजिस्टर करेंगी। जिसके बाद आंटी इन सभी को अलविदा कह देती हैं। अब रात के वक्त मियाले वॉकी टॉकी के जरिए केनिची को इस जगह के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर शराब के नशे में हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर अब ये सभी वहाँ जाएंगे। तभी एक बीस्ट फॉक केनिची को कुछ देते हुए कहता है आज से पहले तुमने किसी को मारा नहीं है ना? जिसके बाद वो इस अखरोट जैसी चीज को केनिची को खाने को कहता है। केनिची को इसका स्वाद बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन अगले ही पल में उसे बड़ा अजीब लगने लगता है। वो समझ जाता है कि ये कोई अजीब सा ड्रग है और वो अचानक ही बहुत ज्यादा हंसने लगता है और इसी तरह वो बौखला जाता है और बहुत तेजी से ट्रक चलाने लगता है। भैया अब ट्रक चल नहीं रहा, अब तो उड़ रहा है ट्रक। दूसरी ओर शागा के अड्डे पर यहाँ मौजूद सभी डाकू शराब पी रहे थे और जो डाकू बंदियों पर नजर रख रहे थे वो भी शराब के नशे में थे। प्रीमूला के अलावा भी यहाँ कई सारी लड़कियां बंदी बनी हुई थी। लेकिन तभी अचानक एक गार्ड को जंगल में से रोशनी दिखाई देती है और ये केनिची के ट्रक की ही रोशनी थी। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ करते मियाले इनमें तीर मार के इन्हें खत्म कर देती है क्योंकि केनिची ने उससे कहा था कि वो सबसे पहले सामने के गार्ड्स को खत्म कर दे। जिसके बाद मियाले वापस ट्रक पर आ जाती है और अब इनके सामने एक पुराना सा दरवाजा होता है जिसे तोड़ने का काम ताऊ खुद पर लेते हैं। जिसके बाद ताऊ ट्रक पर आकर मंत्र उच्चारण करते हुए एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करते हैं
और इस हमले से हम देखते हैं कि वो दरवाजा चकनाचूर हो जाता है और ये धमाका बहुत बड़ा था, जिसकी गूंज बाकी सारे बैंडिट्स के साथ शागा भी सुन लेता है। अब आगे जाने के लिए ट्रक को रास्ता मिल चुका है। केनिची का यही प्लान था कि जब वो डाकू नशे में होंगे तभी उन पर हमला करने का सबसे सही वक्त रहेगा, क्योंकि शराब पीते वक्त वो अपना आर्मर भी नहीं पहने होंगे। तभी केनिची ट्रक के जरिए उस कैसल में आ जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ताऊ अब मैजिक का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस एक्सप्लोजन मैजिक का यूज किया उसी में उनका सारा माना खर्च हो गया। लेकिन तभी बीस्ट फॉक नीचे आकर इन बैंडिट्स को मारना शुरू कर देते हैं और जो भी इन बीस्ट फॉक पर पीछे से हमला करता है मियाले उसे अपने तीर से मार देती है। लेकिन तभी अचानक बैंडिट्स भी अपने अपने हथियार लेकर लड़ने आने लगते हैं। इसीलिए अब नॉर्थ पोल बाहर निकलता है अपनी बुल्फ फैंग के साथ और वो उसके सामने आने वाले बैंडिट्स को आसानी से काटता जा रहा था। लेकिन तभी एक बैंडिट केनिची पर पीछे से हमला करने आता है, जो देख बॉब कैट उस बैंडिट के ऊपर कूद पड़ती है और अगले ही पल में मियाले उसे अपने तीर से मार देती है। लेकिन अगले ही पल में इनकी ओर वहां मौजूद सभी बैंडिट्स एक साथ हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं, जो देख ये सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी केनिची अपने पास से समन करता है अपनी ये बैकोई, जो देख सभी बैंडिट्स के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद केनिची उसमें बैठकर बहुत तेज लाइट जला लेता है ताकि सामने किसी को कुछ दिखाई ही ना दे, और इसके बाद वो उसी मशीन से इन बैंडिट्स पर हमला करना शुरू कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये बीस्ट फॉक भी उनके आसपास मौजूद बैंडिट्स को खत्म करने लगते हैं। मियाले भी लगातार सभी पर तीरों से वार कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक मोटा सा बैंडिट नॉर्थ पोल पर अपने हथियार से हमला करता है। उसके हमले से बचकर नॉर्थ पोल अगले ही पल में अपनी तलवार से उसके वेपन को तोड़ देता है और फिर अगले ही पल में उस बैंडिट को भी खत्म कर देता है। दूसरी ओर केनिची की मशीन से डरकर जो बैंडिट्स थे वो भी भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन केनिची भी उन्हें उठा उठाकर फेंक रहा था। जिसके बाद केनिची तेजी से जाकर सामने की एक दीवार को तोड़ देता है। और दोस्तों ये वही जगह है जहां पर वो लड़कियां कैद थी। अब केनिची की मशीन में लगी लाइट की वजह से केनिची का चेहरा सही से दिखाई नहीं देता और यहीं पर कैद वो बच्ची केनिची को देखकर उसे भगवान समझ लेती है। लेकिन केनिची देखता है कि यहाँ पर प्रीमूला नहीं होती, क्योंकि दोस्तों शागा ने प्रीमूला को अलग से बंदी बनाया हुआ है। लेकिन प्रीमूला यहाँ देखती है कि ये मुझे बचाने के लिए आया। तभी केनिची कहता है, हे कायर, हिम्मत है तो एक लड़की का सहारा लेना बंद कर। लेकिन शागा कहता है, हिम्मत तो मुझ में बहुत है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम सभी अपने सभी हथियारों को नीचे डाल दो, वरना ये लड़की, समझ रहे हो ना। और अगले ही पल में जो शागा होता है वो प्रीमूला के कपड़े फाड़ने लगता है और उसे चाटते हुए कहता है, कितनी बुरी बात है कि मैं अब तक तुम्हारे साथ बिल्कुल मजे नहीं कर पाया। लेकिन तभी केनिची धीरे से मियाले से कुछ कहता है। वो एक लेजर के जरिए पल भर के लिए शागा को अंधा कर देगा और मियाले को उसी मौके का फायदा उठाना होगा। और तभी अगले ही पल में वो लेजर शागा की आंख में पड़ती है। शागा को पल भर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, वो प्रीमूला को छोड़ देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मियाले शागा के ऊपर वार करती है, जो शागा के कंधे में जाकर लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रीमूला केनिची की ओर भागती है, जो देख शागा अब प्रीमूला पर अपनी तलवार से पीछे से वार करने ही वाला था कि तभी अचानक ना जाने क्या होता है, कोई अजीब सी ताकत उसे दूर फेंक देती है, जिससे शागा वहां नीचे जाकर गिरता है और अब वो सीधा मियाले के निशाने पर था। जिसके बाद मियाले अपने तीर से शागा को खत्म कर देती है। वही प्रीमूला केनिची के पास जाकर उसके गले लग जाती है। और दोस्तों क्योंकि केनिची ने वो ड्रग खाया है जिस वजह से वो अपने ऊपर से काबू खो रहा है, उसका मन इस वक्त प्रीमूला को यहीं पटक कर, तुम समझ रहे हो ना। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बंदी बनाई हुई काफी दूसरी लड़कियां भी होती हैं। जिसके बाद नियांजी दौड़ते हुए आंटी के पास जाता है उन्हें बताने के लिए कि इनका प्लान कामयाब रहा। जिसके बाद केनिची अपनी मशीन को गायब कर देता है और वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी उन सभी के कपड़े फटे हुए थे, इसीलिए केनिची उनके लिए कपड़े खरीदता है। लेकिन इस वक्त प्रीमूला और बाकी की लड़कियां नहा रही हैं। लेकिन तभी केनिची इस छोटी बच्ची को देख प्रीमूला से कहता है कि इसे भी नहला देना प्लीज। साथ ही वो प्रीमूला को कैंची भी देता है जिससे वो इस बच्ची के बालों को सही से काट देगी। लेकिन इसे देख प्रीमूला केनिची की पीठ से चिपक कर कहती है कि क्या हम इसे भी अपनी कंपनी में बेच सकते हैं, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। लेकिन इस तरह चिपकने की वजह से उसका टॉवल खुल जाता है। सो एक औरत कहती है, यह अच्छी बात नहीं है कि तुम बिना कपड़ों के किसी आदमी से इस तरह चिपको। जो बात सुन प्रीमूला तुरंत वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। जिसके बाद केनिची इस छोटी बच्ची के लिए एक प्यारी सी ड्रेस खरीदता है और कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। ये बच्ची अपना नाम
एनी मोने बताती है हम इसे प्यार से एनी कहेंगे। केनिची भी इस बच्ची को अपना नाम बताता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि अब ये बच्ची भी केनिची की जिंदगी में आ चुकी है। जिसके बाद एनी इन्हें एक लेटर देती है जो शागा के पास आया था। दोस्तों प्रिमूला को किडनैप करने के लिए किसी नोबल ने शागा को ऑर्डर दिया था। जिसके बाद इन सभी को सुरक्षित देखकर आंटी भी इमोशनल हो जाती हैं और एनी को देख वो कहती हैं इन डाकुओं ने इतनी छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अगर मेरी बेटी जिंदा होती तब वो इसी की उम्र की होती। दोस्तों आंटी की बेटी किसी बीमारी की वजह से मर गई और क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी इसीलिए आज रात ये लोग इसी बैंडिट्स के कैसल में रुकते हैं। सभी औरतों को सोने के लिए केनिची उन्हें बिस्तर देता है। साथ ही केनिची के साथ ये छोटी बच्ची और प्रिमूला सोते हैं और इसी तरह इस एपिसोड का एंड होता है। सो दोस्तों अगर तुम्हें ये पार्ट पसंद आया हो और अगर तुम्हें अगला पार्ट चाहिए हो तब इस वीडियो पर 500 कमेंट्स और 5K लाइक करवा दो। साथ ही चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाओ। मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लो यार प्लीज। एंड सायोनारा।